जय हिंद आप सभी को। आज की जो वीडियो है वो आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से है। आज की वीडियो में आपको आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मिलेंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है इसका जो पहले वाले क्वेश्चन का सही आंसर है वो आंसर डी है। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें सही है। दूसरा प्रश्न है कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक या सत्यवादी। तो इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण माना जाता है वो वस्तुपरक माना जाता है। तो दूसरे प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृतायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। तो इसका जो है तीसरे प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात है वो फ्रेंच वैज्ञानिक थे गारसा दत्तासी, उन्होंने शुरू किया। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। पांचवा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का अतीत या रस मीमांसा या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, या गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, या शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का वर्णन है, या डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इसमें जो है आपको ये सभी ऑप्शन सही मिलेंगे। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। तो जो है इसका छठवें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से शुद्ध जोड़ा छांटिए। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनारिया का है, या दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, सी है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या चौथा है शिव सिंह सरोज, इसकी रचना जो है शिव सिंह सेंगर ने किया है। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें से अशुद्ध जोड़ा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नहीं है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आप ऊपर देख रहे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। आठवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी या 1750 ईस्वी या 1839 ईस्वी या 1929 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1839 ईस्वी है। नवा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। तो हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच में लिखा गया सर्वप्रथम, क्योंकि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो शुरुआत की थी वो गारसा दत्तासी ने किया था। तो गारसा दत्तासी जो थे एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, तो इसलिए जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज या हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का इतिहास।
तो मिश्र बंधु की जो रचना है, मिश्र बंधु विनोद, उसमें जो है 5,000 कवियों का जो है विवरण मिलता है। अच्छा, मिश्र बंधु कौन थे? तो मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे। कौन कौन से? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ये तीनों भाई थे। इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी या आचार्य चतुरसेन या टीकम सिंह या रामविलास शर्मा। तो हिंदी वीर काव्य के जो रचयिता हैं वो ऑप्शन सी सही है, टीकम सिंह है। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 12, 18, 15 या 10। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास है उसमें आपको कुल 18 खंड मिलेंगे। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? आचार्य शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। जो तो 13वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, डॉक्टर नगेंद्र हैं। रीतिकाल के जो संपादक थे वो डॉक्टर नगेंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कविता कौमुदी किसकी रचना है? या कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, रस खान, सूर्यकांत शास्त्री या राम नरेश त्रिपाठी। तो कविता कौमुदी के जो रचयिता हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो 14वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा या डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विनय मोहन। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका या रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है वो हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी है। लेकिन रीति काव्य की भूमिका जो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? आरंभिक काल, चारण काल, वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का जो नाम दिया था वो वीर गाथा काल दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं उसमें वीर रस प्रधान है। ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो वीरता पे जो है आधारित हैं, इसलिए जो है उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। 19वां प्रश्न है कि किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु। तो जो रामचंद्र शुक्ल थे इसका बी वाला ऑप्शन सही है कि जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो जो है 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, इसमें से कोई नहीं। शुक्ल जी ने तो आधुनिक काल का जो नाम रखा है वो गद्य काल रखा है। तो 20वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है। तो इसका जो है 21वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि पूर्व मध्यकाल उन्होंने भक्ति काल को माना है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कि प्रमुख ग्रंथ के आधार पर? कोई नहीं।
तो शुक्ल जी ने जो कालों का नामकरण किया था वो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया था। इसका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जहाँ वीर रस की प्रधानता मिली वहाँ उन्होंने वीर रस रख दिया, वीर गाथा काल रख दिया। जहाँ श्रृंगार की प्रधानता मिली उसको रीति काल नाम दे दिया, जहाँ गद्य की प्रधानता मिली वहाँ गद्य काल नाम दे दिया। इस तरह से उन्होंने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर जो है कालों का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है कि रीति काल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि राम कुमार वर्मा ने, कि मिश्र बंधुओं ने? तो रीति का आदि काल को जो है चारण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो 23वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 700 विक्रमी, 750 विक्रमी, 1000 विक्रमी, कि 1050 विक्रमी? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना गया है वो जो है 750 विक्रमी माना गया है। ये जो बी वाला ऑप्शन है 24वें प्रश्न का वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी से, 1857 ईस्वी से, कि 1900 ईस्वी से, या 1750 ईस्वी से? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का जो प्रारंभ मानते हैं वो 1857 ईस्वी से मानते हैं। तो 25वें प्रश्न का बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है 26वां, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, संधि काल? तो इसमें से जो है ये जो सी वाला ऑप्शन है ये नहीं दिया गया है, सिद्ध सामंत काल कहा गया, सिद्ध सामंत युग नहीं कहा गया है। और ऐसे देखा जाए तो संधि काल भी अपने आप में जो है अकेले नहीं कहा गया है, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने जो है सिद्ध सामंत काल के साथ साथ संधि काल भी जो है दोनों नाम दिया है। संधि काल आपको अकेले नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो है सिद्ध सामंत युग लिखा हुआ है, तो इसलिए हम सी वाले ऑप्शन को गलत मान रहे हैं। सिद्ध सामंत युग नहीं है, सिद्ध सामंत काल है। जो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि राहुल संकृतायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा को, सरहपात को, शालीभद्र को, या चंद्रबरदाई को? तो राहुल संकृतायन जो हिंदी का पहला कवि सरहपात को मानते हैं। तो 27वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सरहपात का समय संकृतायन जी के अनुसार क्या है? 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी? तो सरहपात का जो समय है संकृतायन जी के अनुसार वो 7वीं शताब्दी है। तो 28वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। 29वां प्रश्न है कि हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो पाहुर? तो हिंदी का जो पहला ग्रंथ माना जाता है वो श्रावकाचार्य को माना जाता है। तो 29वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न है कि श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदू? तो श्रावकाचार्य के जो रचयिता हैं वो देवसेन हैं। 30वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी, या 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, कि 1133 ईस्वी? तो जो श्रावकाचार्य की रचना है वो 933 ईस्वी मानी जाती है। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो? तो जगनिक की जो रचना है वो परमाल रासो है। सी वाला ऑप्शन, जिसको आलाखंड के नाम से हम जानते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये जो है वीर रस प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो है सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो? तो आलाखंड जो अभी हमने बताया कि आल्हा उदल की वीरता का जो वर्णन है वो परमाल रासो में मिलता है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है, परमाल रासो। 34वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक, जाली ग्रंथ? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो 34वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है?
वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो बीसलदेव जो रासो है ये एक गेय काव्य है और इसमें करुण रस की प्रधानता आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बीसलदेव रासो में जो है बीसलदेव में भोज परमार की जो पुत्री थी राजमती और अजमेर के जो राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, उनके जो है विवाह और वियोग और पुनर्मिलन की कथा का जो वर्णन है तो ये 4 खंडों में विभक्त है, लेकिन इसमें जो है करुण रस की प्रधानता है। तो इस तरह से जो है इसमें जो प्रधान रस माना गया है वो करुण रस माना गया है। तो इसमें हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बीसलदेव रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 37वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? 30, 36, 47 या 69। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, इसमें 69 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है कि रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई है या रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है या इनमें से कोई नहीं। तो 38वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, रासो की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, गोरखनाथ। तो आदिकाल में जो मनोरंजक साहित्य है उसकी जो है रचना जो है अमीर खुसरो ने किया है, क्योंकि अमीर खुसरो की रचनाएं अगर आप देखेंगे तो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, इस तरह की इनकी जो रचनाएं हैं जिसको पढ़ने से हमें क्या होता है, आनंद मिलता है। और पहेलियाँ हैं तो पहेलियाँ बूझना पड़ता है, तो उन सब में क्या है कि एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है इनकी रचनाएं जो हैं मनोरंजक साहित्य की श्रेणी में रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है गोरख बानी के संपादक कौन हैं? माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो गोरख बानी के जो संपादक हैं वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। तो 40वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से सही कथन कौन सा है? अधिकांश रासो काव्य प्रमाणिक हैं, अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक हैं, बीसलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है कि पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए पृथ्वीराज रासो में जो है वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 38, 47, 84, 64। तो सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है, इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? 4वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो सिद्धों का जो उचित समय माना गया वो 7वीं 8वीं शताब्दी माना गया है। तो 43वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। 44वां प्रश्न है कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ में, जैन संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में, कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो नारी निंदा सबसे ज़्यादा आपको नाथ पंथ में मिलेगी, इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। 45वां प्रश्न है कि इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों का आदर। तो इसमें जो है गृहस्थों का आदर नहीं है। तो 45वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, स्वयंभू। तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, पिंगल कहते हैं, अवहट्ट कहते हैं, कि देश भाषा कहते हैं। तो अपभ्रंश और राजस्थानी को अगर आप मिक्स करके बनाएंगे तो वो डिंगल भाषा बनती है। इसलिए 47वें प्रश्न का जो है ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, अवहट्ट, शौरसेनी। तो ब्रजभाषा मिश्रित जो भाषा है, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश जो है वो पिंगल भाषा मानी जाती है। इसलिए जो है इसका ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ब्रजभाषा और अपभ्रंश को मिक्स करेंगे तो पिंगल बनेगा, और राजस्थानी और अपभ्रंश को मिक्स करेंगे तो डिंगल बनेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्रकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, पद्मावत। इसमें से आपको डी वाला ऑप्शन जो है गलत मिलेगा। ये जो पद्मावत है ये जो है जायसी की रचना है, और पद्मावत जो है भक्ति काल के समय की रचना मानी जाती है, आदिकाल के समय की रचना नहीं मानी जाती है। तो इसमें से जो है ये आदिकालीन ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश में, बंगला में, मैथिली में कि मागधी में? तो विद्यापति पदावली की जो रचना है विद्यापति की वो मैथिली भाषा में हुई है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। तो आज की क्लास में यही 50 प्रश्न, बाकी आगे का 50 प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।